वो हादसा इतना बड़ा था कि उसका इम्पैक्ट मेरे अभी तक मेरे लाइफ पे है। आप अपने पति पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मेरा रेप किया। आपका ये भी कहना है कि मेरी शक्ल सूरत मेरे पति को पसंद नहीं थी। मेरे पति नहीं, मैंने उसमें कहा है कि मेरे पति नहीं, मेरे पूरे परिवार में ये था कि मुझे आज भी अगर आप जाएंगे गांव में मेरे साथ रहेंगे तो आधे लोग कोई नाटी बोलेंगे, कोई बौनी बोलेंगे, कोई परसाही बोलेंगे, अलग अलग नामों से बुलाएंगे। परसाही में इवन की शादी में गहना इसलिए नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि मैं उतनी शकल सूरत की नहीं हूँ। मुझे गहने पहन के कहाँ क्या करने हैं, मेरे चेहरे पे शकल पे गहने तो शोभेंगे नहीं। पहली बार उन्होंने जब देखा था तब उन्होंने ऐसा किया था। क्या बोली थी? बस वही कि कहाँ से उठा के सौतारिन के ले आए हो। सौतारिन मीन्स आदिवासी। माँ के साथ क्या दिक्कत थी? देखिए, आपने तो मेरे दुखती रग पे हाथ रख दिया। माँ की मानसिक बीमारी ने हमें काफ़ी तोड़ दिया, हमारे पिता को भी काफ़ी मानसिक तौर पे तोड़ा। दलित होने के नाते कब उतरे? मैं एक एनजीओ में काम कर रही थी, ज़्यादा नहीं, 1 साल मैंने काम किया था। वो लोग मुझे पहले से जानते थे, मेरी जाति भी जानते थे, तो उन्होंने एक प्लेट खाने पे बुलाया था और जब खाना फिनिश हुआ तो सब लोग घर जाने लगे, तो सब लोग अपना अपना प्लेट टेबल पे रख रहे थे। और इसी ऐसे ही महीने में, मतलब छठ के जस्ट पहले की घटना थी। तो छठ में जो उनके यहाँ की मेड है वो चली गई थी गाँव, उन्होंने छुट्टी दे रखा था। तो वो सीधे तौर पे कहते हैं कि ऐसा है प्रतिमा कि तुम एक काम करो, अपना प्लेट धो लो, क्योंकि तुम्हारे बारे में घर में सब लोग जानते हैं कि तुम किस जाति से हो। तो हमारे घर में मेड कई दिनों से नहीं आ रही है, नहीं तो फिर अगर तुम रखोगी तो हमें धोना पड़ेगा। तब मैंने, मतलब उस दिन का जो दर्द है वो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी के बाकी सब दर्दों से सबसे आगे आ गया। मुझे बहुत रोना है, ऐसा कैसे समाज हो सकता है। खिलाया भी रुलाया भी। हाँ, जब भी प्रताड़ना होती है मुझे सावित्रीबाई फुले और अंबेडकर याद आते हैं। अभी हाल में जो स्टॉक पर प्रतिमा पासवान आई और उसमें जो सबसे संवेदनशील इमोशनल बात उसमें इन्होंने जो कही वो थी कि मेरे पति ने मेरे साथ रेप किया। प्रतिमा पासवान की पहचान बिहार में लड़कियों के लिए काम करने के रूप में होती है और ये दलित समाज के लिए भी बहुत काम करती है। और खास करके एक बड़ी उपलब्धि इनकी है कि लड़कियों में खिलाड़ी बनाई है। करीब 300 खिलाड़ी ये बनाई हैं, जिसमें करीब 50 से ज़्यादा खिलाड़ी स्टेट के लिए खेल चुकी हैं। तो जो स्टॉक में प्रतिमा पासवान आई हैं, आज हमारे साथ हैं। बिहार की ही रहने वाली है, पटना की, परसा बाजार के आसपास की। इनसे बात करेंगे कि इनके पति ने इनके साथ ऐसा क्या किया जिसको लेकर दैनिक भास्कर में भी छपी है, इनको लेकर के आर्टिकल, और जो स्टॉक में भी आई है। तो प्रतिमा पासवान जी, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जो स्टॉक में आप अपने पति पर आरोप लगा रहे हैं कि मेरे साथ मेरे पति ने रेप किया, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा रेप हो रहा है। धन्यवाद सबसे पहले दूंगी मैं आपको कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया है। देखिए, एक तो है कि जो मैंने कहा है कि अभी मैं कह रही हूँ कि वो मैरिटल रेप है, क्योंकि अब समझ बनी है कि रेप का क्या होता है। लेकिन हमारे टाइम में जो शादियाँ हो रही थी, हमारी शादी 94-95 में हमारी शादी हुई, तो जो 94-95 का जो दौर था, उस समय जो शादी की उम्र थी वो 14-15 बहुत थी। 15 साल में शादी हो रही थी और मेरी भी 16 साल में शादी हुई थी। तो उस समय शादी की तो उम्र नहीं है, लेकिन उस समय ये भी समझ नहीं होता था कि शादी के बाद क्या, तो मेरी बिल्कुल समझ नहीं थी। इसलिए मैंने कहा कि जस्ट लाइक रेप, वो रात याद करके मुझे लगता है कि जैसे ही कहीं देखती हूँ टीवी चैनल पे, अखबारों में सुनती हूँ, तो मुझे आज भी दर्द होता है। लगता है यस, यही रेप है। और केवल ये मेरे साथ नहीं है, मुझे लगता है वो तमाम औरतें, वो तमाम लड़कियाँ जिनको पता नहीं होता है, और पहली रात जो हमारे यहाँ जो रस्म है, शादी करके ब्याह, मतलब अरेंज मैरिज करो, बिना जान पहचान के आप जाओ और आपके साथ जो भी घटना रात में घटती है वो बिना तैयारी, बिना मानसिक तैयारी के अगर कुछ होता है तो वो रेप है। ये सिर्फ एक बार या कई बार? देखिए,
एक तो मैंने कहा कि ये पहली बार जो होता है वो होता है, उसके बाद भी हमारे जो आपका अनुभव जो मैं अपने अनुभव के साथ भी बात कर रही हूँ और भी औरतों के साथ के बात कर रही हूँ कि कभी ये समझ ही नहीं विकसित की जाती कि आपको सहमति भी लेना है। हम जिस परिवार से आते हैं, हमारे परिवार में शिक्षा नहीं थी, तो सहमति की बात कहाँ से आती है? पुरुष है, जब उसका मर्जी आएगा तभी उसको आपको सामने जाना पड़ेगा। आपकी तैयारी कितनी है? क्योंकि मैं खुद बीमार रही हूँ 7 साल, तो जिस बीमारी में 2 और बच्चे हुए, तो वो तो कोई भी समझ सकता है कि जो जिसको पीड़ा हो उन्हीं अंगों से, और आप 2 बच्चे और आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो दर्द तो होता ही है, बार बार वो दर्द महसूस करना होता है। और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि हाँ, मैंने ये कहा है कि जस्ट लाइक वो रेप है, और केवल मेरे लिए नहीं, वो मेरे साथ अनुभव मैं साझा इसलिए भी कर रही हूँ कि ये उन तमाम औरतों की कहानियां हैं जो दबी जुबा से आजीवन घुटती रहती हैं, वो कभी बोल नहीं पाती। आप अपने पति पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मेरा रेप किया। आपका ये भी कहना है कि मेरी शक्ल सूरत मेरे पति को पसंद नहीं थी। मेरे पति नहीं, मैंने उसमें कहा है कि मेरे पति नहीं, मेरे पूरे परिवार में ये था कि मुझे आज भी अगर आप जाएंगे गांव में मेरे साथ रहेंगे तो आधे लोग कोई नाटी बोलेंगे, कोई बौनी बोलेंगे, कोई परसाही बोलेंगे, अलग अलग नामों से बुलाएंगे। परसाही मतलब परसा की रहने वाली। अच्छा, तो ये तो गलत। ये हाँ, ये कॉमन है जहाँ से औरतें इंदौर के इंदौरी हुए। बिल्कुल उसी तरीके से प्रतापगढ़ी बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसा ही है कि आपके कद, आपके शकल सूरत, इवन की शादी में गहना इसलिए नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि मैं उतनी शकल सूरत की नहीं हूँ। मुझे गहने पहन के कहाँ क्या करने हैं? मेरे चेहरे पे शकल पे गहने तो शोभेंगे नहीं। मतलब आप कितना भी गहना पहन लेंगे तो क्या शोभना है मुझे? ये सोच किनकी थी? ये घर वालों की थी। ससुराल मायके वाले की? ससुराल नहीं, ससुराल वाले की थी। मायके में तो मैंने कभी ऐसे समझा ही नहीं कि ये सब क्या होता है, तो इस ससुराल में जाके समझे। आपकी माँ मानसिक रूप से जी बीमार थी, हाँ, बावजूद इसके आपको मायके में समस्या नहीं हुई। माँ के साथ क्या दिक्कत थी? देखिए, आपने तो मेरे दुखती रग पे हाथ रख दिया। देखिए, भारतीय समाज के साथ साथ दलित परिवार में एक औरत को जितनी चीज़ें सहनी पड़ती है, उसमें अगर बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे तो अधिकांश वैसी स्थिति में जा सकते हैं। तो हमारी माँ का जैसा बचपन था, वो इकलौती अपने परिवार में एक भाई एक बहन, और वहाँ से आई, यहाँ ससुराल में बड़ा परिवार था। कुछ तो उनके साथ ऐसा हुआ होगा जिसके वजह से वो सह नहीं सकी और मानसिक बीमार पड़ी। हालांकि मेरे पिता और हमारे दादाजी बहुत खुले विचार के थे, दादी बहुत अच्छी थी। पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी सेंट्रल बैंक में जॉब करते थे। शादी मेरे जन्म के बाद जॉब लगा था, उसके पहले वो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत नहीं थे, इसलिए बाहर अलग अलग शहरों में जाके काम करते थे, क्योंकि उनसे खेती का काम नहीं होता था और उनको पसंद भी नहीं था। वो कहते थे कि मुझे मैं जिस परिवार से हूँ, ज़रूरत है मेरी शिक्षा की। और हमारा परिवार काफ़ी उस ज़माने में भी थोड़ा पढ़ा लिखा था। तो लेकिन माँ की मानसिक बीमारी ने हमें काफ़ी तोड़ दिया। हमारे पिता को भी काफ़ी मानसिक तौर पे तोड़ा, और बहुत तकलीफ भरी ज़िंदगी हमने बचपन जैसा मैं अगर एक एक घटना बताने लगूं तो केवल बचपन की एक किताब लिखी जा सकती है, जिसमें दर्द आंसू के साथ साथ सामूहिक प्रेम जो होता है, समाज का जो प्रेम होता है, वो दिख सकता है। प्रेम था आपके लिए समाज का प्रेम था। मुझे लगता है मेरा बचपन, मैं पली बड़ी हूँ समाज की। पिता तो जॉब में जाते थे, माँ भी जब बीमार थी तो कभी भी कुछ भी हिंसक हो जाना, कभी भी घर से निकल जाना, तो मोहल्ले में एक आवाज़ लगाने पे लोग आ जाते थे। अच्छा, आपका बचपन कुछ रांची में बीता है? जी, मैं जिस मोहल्ले में रहती थी, कांके रोड में, वहाँ पे मुझे तो उस समय ये भी नहीं पता था कि मैं किस जाति से हूँ, बाकी लोग किस जाति से हैं। जाति वाति उस समय नहीं समझ में आता था बचपन में, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि सब लोग काम करने गए थे, जॉब, प्राइवेट सरकारी जो भी जॉब था, मोहल्ले वाले सब लोग उस समय मदद के लिए आ जाते थे।
कांके माँ का इलाज के लिए वहाँ गए थे दादी? जी, उनका काफ़ी इलाज चला, कांके से ही इलाज चल रहा था। लेकिन कभी ठीक रहती थी, कभी कभी ठीक रहती थी, उसके बाद ज़्यादातर टाइम। अच्छा, आपके पति अभी कहाँ है? मतलब सब रिश्ता ठीक चल रहा है मेरा या? रिश्ता बहुत ही अच्छा है, बल्कि मैं सोच रही हूँ कि अगर जॉब स्टॉक पे वो देखेंगे तो कहेंगे तुम्हारी आदत अभी तक गई नहीं। अरे भैया, जो हो गया सो हो गया, अब तो इसको चुप रखो। लेकिन वो समझते हैं, और हमारे बच्चे भी, चूंकि ये मतलब अब ठीक है वही पति, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जानकारी के अभाव में जिस तरीके का समाज है, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है जो आप उनको बता सको, जागरूक कर सको। तो जब मैंने काम करना शुरू किया, तो जो पति को ये समझ नहीं थी, जो पति बिल्कुल सहयोग नहीं करते थे, आज वही पति हमारे हर काम में सहयोग करते हैं। यहाँ तक कि घर का सब काम जो कहते हैं लोग कि औरतों को करना चाहिए, वो भी कर लेते हैं। वो इतना बदलाव हमारे परिवार में आया है। अच्छा, आपकी सास आपको एकदम नापसंद करती थी, आपसे प्रेम नहीं था उनको, और कहिए तो नफरत थी आपके लिए, आपकी सासू माँ के दिल में। बाद में वो भी बदल गई, आपकी तरह हो गई, और पहला जो एनजीओ जिसमें आप काम करना शुरू करी, वहाँ भी आप उन्हीं की वजह से गई। जी, मैं और ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने नफरत मुझसे किया। वो पहली घड़ी थी, पहली बार उन्होंने जब देखा था तब उन्होंने ऐसा किया था। क्या बोली थी? बस वही कि कहाँ से उठा के सौतारीन के ले आए हो। सौतारीन मीन्स आदिवासी। तो मेरी शकल सूरत, और मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ। गहने वहने मुझे सच में पसंद नहीं है। तो मैं ऐसी रहती सवतारी इंसान नहीं, इंसान है, और मुझे वैसे ही जीना पसंद है, क्योंकि वो आपकी सासू जी भी तो दलित हैं। बिल्कुल वो दलित हैं, लेकिन जो उन्होंने सौतारीन कहा, और उसका मतलब होता है आदिवासी। तो आदिवासी का जो जीवन है, जो मूल्य है, वो मुझे बहुत पसंद है, और मैं वैसे ही सच में आज़ाद जीना पसंद करती हूँ। अच्छा, अब ये तो स्ट्रगल का दौर रहा। अच्छा, बचपन में स्कूल में भी कहीं कोई भेदभाव जैसा कुछ हुआ? बिल्कुल नहीं। मेरे स्कूल तो मुझे लगता है जितना सपोर्ट किया, या सारे दोस्त जिस तरीके के थे, कभी भी समझ में ही नहीं आया, जाति पाति कुछ समझ में नहीं आया। ये कहानी क्या है कि आपने करीब 300 लड़कियों को खिलाड़ी बना दिया, फुटबॉल की खिलाड़ी, जिसमें कई जो है स्टेट लेवल पे खेलते। देखिए, इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी किया वो इसलिए किया कि जो दर्द मुझे मिला, मैं चाहती हूँ कि हमारी बच्चियों को ना मिले। तो मेरी बाल विवाह हुई, तो मैंने संकल्प लिया कि और भी बेटियों को बचाना होगा कि बाल विवाह ना हो, क्योंकि बाल विवाह से मेरी सेहत खराब हुई, जल्दी बच्चे ना आए, वो एजुकेट हो पाए। मैं चाहती थी मैं बहुत पढ़ूं, मुझे अवसर नहीं मिला, लेकिन और लोग भी पढ़ें। तो इसके लिए हमने ये अपनी संस्था शुरू की थी, गौरव ग्रामीण महिला विकास मंच। और इसके लिए संकल्प ही यही था कि शादी को रोकने के लिए जो जो करना होगा वो सब करेंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा टूल मुझे खेल समझ में आया, और फिर हम कुछ संस्थाओं के संपर्क में आए, क्रिया की जैसी संस्था के संपर्क में आए, तो उन्होंने कुछ राशि मुहैया कराई, और हम लोगों ने मिल के स्ट्रैटेजी बनाई कि भाई फुटबॉल एक ऐसा गेम है जहाँ से सीधे तौर पे जो चैलेंज है पितृसत्ता का, उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। मर्दानगी का अगर खेल कहेंगे तो वो फुटबॉल जमीनी स्तर पे आपको दिखाता है कि मैं वैसे ही आज़ाद होके खेल सकती हूँ जैसे एक पुरुष आज़ाद होके खेलते हैं। तो वो लड़कियां जिस तरीके से उस समय घर के दहलीज को पार करके, वो सारे जो अवधारणाएं हैं कि तुम घर में बंद रहो, तुम चुप रहो, तुम अपने बाहों को मत फैलाओ, कमर मतलब सर झुका के चलो, बिना दुपट्टे के घर से नहीं निकल सकती, उस सारी अवधारणाओं को तोड़ने के लिए खेल की शुरुआत की गई। और इससे का इतना बड़ा फर्क पड़ा कि हम उस पूरे जो हमारा कार्य क्षेत्र था, वहाँ की लड़कियों में जो बदलाव आया वो आज पटना के कई लड़कियों में दिखता है। तो जो आप कह रहे हैं कि लगभग 300 लड़कियों ने इसको खेला, और मैं एक चीज़ बहुत गर्व से कहती हूँ कि जिन लड़कियों के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया था, अधिकांश लड़कियों ने उनका भी बाल विवाह भी रुका, और वो अपने जो पढ़ाई है वो पूरी कर सकी जितना वो पढ़ना चाहते थे। ये लड़कियां दलित समाज से ज़्यादातर, देखिए उसमें हम लोगों ने रखा ही था 60% दलित होंगी, 40% में जो हमारे क्षेत्र में मुस्लिम गर्ल्स भी हैं और ओबीसी
भी हैं, तो उन सबको मिला के है वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शंस। अच्छा, आप राजनीति में भी हाथ आजमाए और फुलवारी शरीफ जो रिजर्व सीट है वहां से चुनाव भी लड़ी, निर्दलीय या किसी पार्टी से? नहीं, किसी पार्टी से नहीं थी मैं, निर्दलीय थी। और इसके पीछे का भी एक घटना है जो, चूंकि हम संस्था वाले जब भी चाहते हैं कि कोई हमारे पास सेलिब्रिटी आए, तो हम गए थे एक महिला सेलिब्रिटी से मिलने, और उन अगर कहेंगे तो मैं नाम भी ले लूँगी, रेखा जी को हमने बुलाना चाहा था, लेकिन एक बार तो वो आई हमारे कार्यक्रम में, बाकी बार उन्होंने मना कर दिया। तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये। रेखा पासवान जी, विधायक राजद की। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो इनका लीडरशिप है, उनको कोई गाइड करता है तभी जा करके वो आते हैं, अन्यथा अपना निर्णय कुछ भी नहीं होता है। तो मुझे राजनीति में इसलिए आना था कि सब कुछ जब यहीं जाके बदलता है, तो भाई हम जैसे लोग क्यों नहीं यहाँ जाके बदल सकते हैं। जब हम ग्रास रूट पे बदल सकते हैं, तो हम सदन में भी जाके बदलाव ला सकते हैं। तो यही सोच थी, इसलिए हमने चुनाव फाइट किया। हालांकि बहुत ऐसी घटनाएं भी हमारे साथ घटी, उसी समय एक्सीडेंट हुआ, मुझे मानसिक प्रताड़ना बहुत सारी मिली, लैंगिक गालियां खूब सारी मिली फ़ोन पे, लेकिन मैंने बिना किसी शिकवे शिकायत के कहीं कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराया और चुनाव लड़ी। वो हादसा इतना बड़ा था कि उसका इम्पैक्ट मेरे अभी तक मेरे लाइफ पे है। 7 लोग इंजर्ड हुए थे और हम लोग बहुत मुश्किल समय हमारे लिए था। हम इसलिए चुनाव फाइट नहीं कर पाए, मात्र लगभग 1000 वोट आकर के हमारा रह गया। क्या घटना घटी थी? वो ऑटो एक्सीडेंट हो गया था और वो बहुत दुखद है हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए। लेकिन तभी मनोबल कमज़ोर नहीं हुआ, क्योंकि हमने बिना कोई खर्चा किए, बिना एक बूथ पर किसी को खड़ा किए, अगर हम 1000 वोट ला सकते हैं। यहाँ तक चुनाव प्रचार प्रसार में भी मात्र एक सप्ताह हम घर घर जाके मिले थे कुछ लोगों से, तो हम बहुत बढ़िया से प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, मिले भी नहीं। लेकिन और चुनाव के पहले ही ये पूरी घटना हो गई। तो इसलिए जितना भी वोट आया, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने जनता, जो हमारे लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और जिन्होंने मुझे चाहा है नेत्री के तौर पे, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ और कहती हूँ कि मैं आगे भी आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। सवाल आखिरी बता दीजिए कि आपको दलित होने का एहसास कब हुआ और दलित के नाम पे आपकी प्रताड़ना कब हुई? शक्ल सूरत के नाम पे तो आपने बता दिया कि हमारे घर वाले लोग ने ही हमारे साथ उत्पीड़न किया, दलित होने के नाते कब उत्पीड़न? देखिए, दलित होने के नाते पहला जो मुझे लगता है कि मैं एक एनजीओ में काम कर रही थी, ज़्यादा नहीं, 1 साल मैंने काम किया था। वो लोग मुझे पहले से जानते थे, मेरी जाति भी जानते थे, तो उन्होंने एक प्लेट खाने पे बुलाया था और जब खाना फिनिश हुआ तो सब लोग घर जाने लगे, तो सब लोग अपना अपना प्लेट टेबल पे रख रहे थे। और इसी ऐसे ही महीने में, मतलब छठ के जस्ट पहले की घटना थी। तो छठ में जो उनके यहाँ की मेड है वो चली गई थी गाँव, उन्होंने छुट्टी दे रखा था। तो वो सीधे तौर पे कहते हैं कि ऐसा है प्रतिमा कि तुम एक काम करो, अपना प्लेट धो लो, क्योंकि तुम्हारे बारे में घर में सब लोग जानते हैं कि तुम किस जाति से हो। तो हमारे घर में मेड कई दिनों से नहीं आ रही है, नहीं तो फिर अगर तुम रखोगी तो हमें धोना पड़ेगा। तब मैंने, मतलब उस दिन का जो दर्द है वो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के बाकी सब दर्दों से सबसे आगे आ गया। मुझे बहुत रोना है, ऐसा कैसे समाज हो सकता है। खिलाया भी रुलाया भी। हाँ, मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने उनको थैंक्स बोला, मतलब गले भर आए और मैं धो करके प्लेट रख के और चली आई। और मैंने रात में उनको मैसेज, तब तक मेरे पास एक छोटा फ़ोन आ गया था, मैंने मैसेज कर दिया कि मैं आपके यहाँ से काम नहीं करूँगी। तो ये घटना 2007 की है। उसके बाद ही हमने अपनी संस्था गौरव ग्रामीण महिला विकास मंच की स्थापना 2008 में ही कर ली और उनको बता दिया कि मैं आपके इस दुखों से निकलने के लिए मुझे नहीं चाहिए आपके तरीके का कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज जो मेरी जाति देखकर मुझसे काम करवाए या हमारा व्यवहार कराए। हमारे काम की वजह से आपको अवार्ड मिले हैं,
रुपया कमाए हैं, और आप मुझसे ही मेरा जूठा धुलवा रहे हैं ताकि आप मेरी जाति को दिखा सके कि हम किस जाति से हैं। अंबेडकर साहब का कितना प्रभाव? देखिए, अंबेडकर साहब का प्रभाव मेरी जिंदगी पे बहुत रहता है। जब भी प्रताड़ना होती है मुझे सावित्रीबाई फुले और अंबेडकर याद आते हैं। यही मैं सोचती हूँ कि जब उस जमाने में उस शख्स के साथ इतना हुआ होगा तो आज मेरे साथ हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने भी संघर्ष किया है और मुझे भी संघर्ष करता रहना पड़ेगा। और हमें लगता है कि अगर ये पीढ़ी, हमारी पीढ़ी अगर संघर्ष नहीं करी तो ना जाने हमारी और कितनी पीढ़ियों को ये भुगतना पड़ेगा। इसलिए सबसे कहना पड़ता है कि आप सभी लोग मिलकर के इसमें संघर्ष कीजिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो प्रतिमा पासवान जी से बात की, इनका जो अनुभव है इनके जीवन का वो इन्होंने शेयर किया। पूरे बातचीत को लेके आपकी क्या राय है? क्या आपके जीवन में भी इस तरह की घटना घटी कि आपके शक्ल सूरत या फिर जाति की वजह से आपके साथ भेदभाव किया गया, आपका तिरस्कार किया गया, अपमान किया गया? अगर ऐसा कुछ है तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, नहीं भी है तो भी आप अपना अनुभव जो है शेयर करिए। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।